तो लास्ट क्लास में हमने कुछ देखा था स्लोप कैसे निकालते हैं वगैरह, ठीक है। तो आज पहले मैं आपको शुरुआत करूंगा कुछ ऐसे टॉपिक से जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक बेसिक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लूँगा। इसके अंदर मैं बाइनोमियल थ्योरम, है ना, बाइनोमियल थ्योरम लेने वाला हूँ। बाइनोमियल थ्योरम बस आप समझ लेना, क्योंकि बायो वालों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैथ्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बायो वाले बस इसको समझ लेना कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। मान लो NCR, है ना, इसको हम पढ़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ n टर्म्स इन r टर्म्स, है ना, NCR। इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, आप सिंपल से याद रखना, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये होगा, है ना। बायो वाले तो आप इतना ध्यान रखें, मैथ्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे मैथ्स वालों, उसके लिए टेंशन मत लेना आपको, है ना। बायो वालों को उसकी ज़रूरत है ना। अगर बायो वाले भी चाहें तो जब मैं क्लास लूँगा इसकी, उस समय में आप मैथ्स की क्लास में क्लास कर सकते हो, इसको सीख सकते हो, ठीक है। कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखे रहते हैं n फैक्टोरियल, दोनों का मतलब एक ही है, n फैक्टोरियल r। अब बच्चों फैक्टोरियल क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ इसे, कुछ भी n फैक्टोरियल, क्या बोल रहा हूँ मैं इसे, n फैक्टोरियल। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड फैक्टोरियल? देखो भाई फैक्टोरियल का मतलब क्या, मान लो 3 फैक्टोरियल लिखा है तो ये होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 5 फैक्टोरियल लिखा है तो ये होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 7 फैक्टोरियल है तो ये होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हमारे फैक्टोरियल्स होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। अगर मेरे पास n फैक्टोरियल है तो देखो मैं क्या करता जा रहा हूँ, एक एक कम करता जा रहा हूँ। यहाँ पर भी क्या करूँगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, ये कम होते होते कहाँ पे रुकता, कहाँ पे है, 1 पे रुकता, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1। आनी बात समझ में, सारे रुकने कहाँ पे है, 1 पे जाके रुकते हैं, ठीक है। n फैक्टोरियल का एक्सपेंशन ये होता है, आप अपने जहन में उतार लो इसको आज से, ठीक है। तो उसी तरह से बच्चों अब देखो, अगर आपके सामने NC1 है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे मैं अभी बताता हूँ आपको। एक NC1 है तो आप इसको लिखोगे n फैक्टोरियल बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, राइट। अब इसको देखो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था बच्चों, इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, है ना। मैं इसको देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। 3 का मतलब 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से भी बीच में मैं छोड़ सकता हूँ इस चीज़ को। उसी तरह से यहाँ पे देखो n फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं इसको, यहीं पे छोड़ सकता हूँ, है ना। n माइनस 1 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ से पूरा यहाँ, है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे भी मेरे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल है, ठीक है। अच्छा 1 फैक्टोरियल क्या होगा भाई, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, उससे छोटा तो कुछ 0 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि एंड कहाँ पे होना है, सबको 1 पे होना है। एंड कहाँ पे होना है, 1 पे होना है, तो इसको 1 खत्म। अब देखो ये दोनों कट गए, ये क्या हो गया, n। आनी बात समझ में, ये क्या हो गया, n। बच्चों उसी तरह से NC2, है ना, NC2 देखो, NC2 n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना। और नीचे भी n माइनस 2 फैक्टोरियल है। ऐसा देखना जहाँ कटने वाला मिल जाए वहाँ पे आप छोड़ दो उसको, ताकि ये दोनों कट जाए। और 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1, यानी 2 इंटू 1 2, ये क्या हो गया, n बाई 2 हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, अच्छा n इंटू n माइनस 1 बाई 2, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, दिस इज NC2। उसी तरह से बच्चों कुछ याद रख लेना कि NC1 को हमेशा n कहेंगे, NC1। अगर 6C1 हुआ तो क्या हो जाएगा, 6C1 हुआ तो क्या हो जाएगा, 6, है ना।
तो क्या हो जाएगा 10, है ना। तो NC1 है तो क्या है N, क्यों NC। चलो NCN है, NCN, चलो इसको निकालते हैं। n फैक्टोरियल बाई n माइनस n फैक्टोरियल, है ना, इनटू n फैक्टोरियल। बच्चों देखो n फैक्टोरियल तो कट गया और ये क्या हो गया 1/0 फैक्टोरियल। देखो 0 फैक्टोरियल आप याद रखना भाई, फैक्टोरियल कहाँ पे एंड होता है 1 पे, यानी ये 1 ही होगा, निगेटिव में नहीं जाता। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। ये तो मान लो 66 होता या 7C7 होता तो क्या आंसर होता 1। 8C8 होता तो भी 1, अगर 8C1 है तो 8। आ रही बात समझ में? जल्दी से एक बार पॉज करके वीडियो को आप लोग इन बातों को अपनी कॉपी में सुनहरे अक्षरों में नोट कर लें, फिर चलेंगे हम इसके आगे। पहले आप नोट तो करो। चलो बच्चों, तो अब देखते हैं। देखो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि NCR क्या है। NCR कुछ नहीं है भाई, दिल्ली NCR की बात नहीं चल रही यहाँ पे, है ना, ये समझ लेना। NCR क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? C फॉर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है भाई? सिलेक्शन। पहले आप सिलेक्ट करो फिर अरेंज कर दो। सिलेक्ट करके क्या करो? अरेंज करो। मतलब क्या? मतलब समझ लो, आपके पास 10 शर्ट और 10 पैंट्स है ना, 10 शर्ट और 10 पैंट। आपको कुछ कपड़े सिलेक्ट करना, आपने कुछ शर्ट सिलेक्ट किए और कुछ पैंट सिलेक्ट किए। तो सिलेक्शन करने के बाद आपने वापस से क्या किया? उसका अरेंजमेंट किया। कैसे अरेंजमेंट किया कि मान लो इस शर्ट के साथ ये वाला पैंट लगेगा, इस शर्ट के साथ ये वाला पैंट भी पहन सकता हूँ, इस वाले शर्ट के साथ ये वाला पैंट भी पहन सकता हूँ, है ना, इस वाले शर्ट के साथ ये वाला पैंट, इस वाले शर्ट के साथ ये वाला पैंट। तो हमने पहले क्या किया? सिलेक्ट किया और फिर अरेंज किया। तो उसके लिए हम लगाते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन को लिखते हैं हम NCR। मतलब n चीज़ों में से 8 चीज़ें आपने सिलेक्ट की और फिर उसका अरेंजमेंट किया। आपके पास n चीज़ें थी, n चीज़ें में से 8 चीज़ों को 10 शर्ट पैंट में से आपने 5 सिलेक्शन किया और फिर उसका अरेंजमेंट किया 10 में से 5 का। तो हमेशा याद रखना ये R जो होता है ना n से छोटा ही होगा, क्योंकि आप n चीज़ों में से 8 चीज़ सिलेक्ट करोगे, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा 10 चीज़ों में से 20 चीज़ सिलेक्ट कर ले। आपके पास है 10 चीज़ें और उसमें से सिलेक्ट की 20 चीज़ें, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। हाँ, 10 चीज़ों में से 10 चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो आप, 10 चीज़ों में से 10 चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो। n = R हो सकता है, लेकिन R कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी चीज़ें होंगी उतने में से तो आप सिलेक्शन करोगे। ठीक है, समझ गए? कॉम्बिनेशन का मतलब ये है। NCR का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन। मतलब पहले सिलेक्ट करो, n चीज़ों में से 8 चीज़ों को सिलेक्ट करो, फिर उसका अरेंजमेंट कर दो। क्लियर है? चलो, अगर इतनी बात क्लियर है बच्चों और आपने पॉज करके नोट भी कर लिया होगा, है ना, तो हम चलते हैं आगे। कहाँ चलते हैं बच्चों? बाइनोमियल की दुनिया। कहाँ चलते हैं? बाइनोमियल की दुनिया। देखो बाइनोमियल आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। बाइनोमियल, पॉलिनोमियल पढ़ा है ना? हाँ, वेरी गुड। बाई का मतलब 2, नोमियल का मतलब टर्म, है ना। तो 2 टर्म वाले जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। अब बाइनोमियल थ्योरम हमें पढ़ना है। देखो भाई, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको गंदी चीज पढ़ा। a + b की पावर 1, 2 टर्म है उसकी पावर 1, ये क्या हो जाएगा? a + b। a + b की पावर 2, a² + 2ab + b²। सही बात है, सभी को पता है ये बात। a + b का पावर 3, a³ + 3a²b + 3ab² + b³। a + b की पावर 4, a की पावर 4 +
4a³ b प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b⁴। अब मान लो मेरे को लिखना है a प्लस b⁵। देखो मैं तो लिख दूंगा क्योंकि मेरे को बाइनोमियल आता है ना। a प्लस b⁵ a⁵ 5a⁴ b प्लस 10a³ सॉरी हाँ a³ b² प्लस 6 4 10 a² b³ प्लस 5ab⁴ प्लस b⁵। देखो मैंने आपको हिंट भी दिया बच्चों कैसे कर रहा हूँ, देखना गौर से देखना। मैं a प्लस b⁵ कैसे लिखूंगा, a⁵ 5 1 6 a⁵ 5 b 10 5 15 a⁴ 4 b⁵ 2 10 10 20 a³ b³ 10 5 15 a² b⁴ है ना 5 1 6 a b⁵ 5 प्लस b⁵ 6। तो देखा मैंने क्या किया, हिंट मिला कुछ क्या किया। देखो 1 + 1 2 2 + 1 3 2 + 1 3 4 + 1 5 4 + 6 10 6 + 4 10 4 + 1 5 5 + 1 6 5 + 10 15 10 + 10 20 10 + 5 15 5 + 1 6 है ना। आ रही बात समझ में बच्चों, है ना। अब देखो इसी तरह से अगर मेरे को a प्लस b⁵ लिखना हो तो a⁵ प्लस 6 1 7 वेरी गुड a⁵ 6 b 15 6 21 a⁵ 5 b² 35 a⁵ 4 b⁵ 3 फिर 35 a⁵ 3 b⁵ 4 फिर 15 6 21 a⁵ 2 b⁵ 5 6 7 7 a⁵ 1 b⁵ 6 प्लस b⁵ 7। आड़ी बात समझ में। तो देखो मैंने क्या किया, पहले जो सबसे हाईएस्ट पावर था a पे डाला है ना, फिर a की पावर कम किया b की पावर को बढ़ाया है ना। यहाँ पे b की पावर 0 कह सकता हूँ मैं, a² के साथ b है क्या यहाँ पे, नहीं है, मैं कह सकता हूँ b की पावर 0 यहाँ पे। फिर मैंने a की पावर को घटाया, a घटाया और b की पावर को 1 बढ़ा दिया, फिर a की पावर को 1 और घटाया, 1 से घटाऊंगा तो 0, तो a की पावर 0 1 और b की पावर 1 बढ़ा दिया। देखो वापस से a की पावर 3 a की पावर 2 a की पावर 1 a की पावर 0 b की पावर 0 b की पावर 1 b की पावर 2 b की पावर 3 a की पावर 4 a की पावर 3 a की पावर 2 a की पावर 1 a की पावर 0 b की पावर 0 b की पावर 1 b की पावर 2 b की पावर 3 b की पावर 4 है ना। a की पावर 5 a की पावर 4 a की पावर 3 a की पावर 2 a की पावर 1 a की पावर 0 b की पावर 0 b की पावर 1 b की पावर 2 b की पावर 3 b की पावर 4 b की पावर 5। सिमिलर है भाई, देखो a की पावर 7 a की 6 5 4 3 2 1 0 b की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7। मतलब a की पावर पहले हाईएस्ट पावर से लेकर घटाते जानी है और b की पावर लोएस्ट से बढ़ाते जानी है, और बीच के टर्म्स कैसे लिखने हैं तो आपको समझ में आ गया। तो भाई साहब हमारे बहुत ही चित परिचित एक ऐसे मैथमेटिशियन थे, उनका नाम है ब्लेसी पास्कल। ब्लेसी पास्कल, उन्होंने हमारे कंप्यूटर फील्ड में भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया, फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया और मैथमेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया। वो पास्कल ऐसे थे जिन्होंने कंप्यूटर फील्ड में भी, फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स तीनों में योगदान दिया। उन्होंने बनाया, यहाँ से इस चीज़ को देखते हुए सबसे पहले उन्हीं ने देखा था ये चीज़ को, उन्होंने बनाया पास्कल ट्रायंगल। क्या है पास्कल ट्रायंगल? देखो भाई
पावर 1 है ना, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है ना, देखो 1 1। अब देखो पावर 2 है तो उन्होंने बोला 1 1 1 2 है ना, 1 1 2 और फिर 1 बोला। अब पावर 3 है तो बोला यहाँ लिख 1 2 1 3 2 1 3 1। फिर अगर पावर 4 है तो यहाँ 1 3 1 4 3 3 6 3 1 4 और फिर 1 बोला। पावर 5 है तो 1 4 1 5 6 4 10 6 4 10 4 1 5 और 1। देखो भाई ये ट्रायंगल बनता हुआ दिखता है, ये ट्रायंगल बनता हुआ दिखता है। वो यहाँ पे नहीं रुके बच्चों, उन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज हमें निकाल के दिखाई। बोला देखो ये a प्लस बी की पावर 0 आप लिखोगे तो 1 लिखोगे है ना, बोला इसको भी कंसीडर। तो बोला देखो जब पावर 0 है तो 1 है, जब पावर 1 है तो ऑप्शन क्या 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 है 1 और 1। तो जब पावर 2 है तो ऑप्शन क्या है 1 2 1 1 2 1। पावर 3 है तो ऑप्शन क्या 1 3 3 1 1 3 3 1 है ना। जब पावर 4 है तो 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। पावर 5 1 5 10 10 5 1 1 5 10 10 5। अब देखो सबसे अच्छी बात उन्होंने बोली भाई साहब देखो ये क्या है NC0, ये क्या है NC0। NC0 की वैल्यू कितनी होगी है ना, ये क्या है सॉरी NCN क्या होगी NCN की वैल्यू 1। अच्छा इसको इन्होंने बोला ये NC0 और ये NC1 या NC0 ही लिखो। NC0 की वैल्यू भी 1 ही होती है, NC0 की वैल्यू भी 1 ही है ना। NC0 की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो देखो कैसे करेंगे n फैक्टोरियल बाई n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस 0 n और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है ना। आई बात समझ में? हाँ ठीक है। अब देखो इसको इन्होंने बोला ये NC0 है, ये NC1 है, ये NC2। निकाल के देख लो यही वैल्यू आएगी, ये NC0 ये NC1 और ये NC2। आड़ी बात समझ में? देखो NC2 NC1 क्यों है, देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, पावर क्या है मेरा 2 है तो 2C1 निकाल के देखो। NC1 मैंने क्या बोला था n होता है, तो 2C1 क्या होगा 2 होगा नहीं होगा है ना। तो आप इसको बेटर होगा ऐसे 0C0 0 सॉरी 1C0 1C1 है ना। इसको आप 2C0 2C1 2C2 है ना, 3C0 3C1 3C2 3C3 निकाल के देख लो। 3C1 और 3C2 3 आता है नहीं आता है, 3C1 तो 3 आएगा, 3C2 देखते हैं 3C2 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल काट 3। सही बात है। 3C2 और 3C3 NCN तो 1 होता ही है। 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4 है ना। उसी तरह से ये 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 और 5C5। मतलब उन्होंने कॉम्बिनेशन से इसको रिलेट कर दिया है ना। जैसे उन्होंने कॉम्बिनेशन से रिलेट कर दिया तो हमें सबके कोएफिशिएंट पता चलने लगे कि हमारे पास कुछ एक नया है। देखो 1C0 1C1 अच्छा 3C0 3C1 3C2 3C3 एक सीक्वेंस में चल रहा है। 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4 5C1 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 मतलब एक सीक्वेंस में चल रहा है कोएफिशिएंट है ना। तो इससे हम एक्सपेंशन को बहुत ही आसान तरीके से बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है, पहले आप पॉज करके इतना नोट कर लो फिर हम इसके आगे समझते हैं। चलो बच्चों तो इतना आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी है ना। नहीं आई अगर तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो सारी चीज़ें, टेलीग्राम ऐप पर भी पूछ सकते हो है ना। चलते हैं हम आगे।
है ना। अब बच्चों तो देखो यहाँ से मैं किसी भी बाइनोमियल, ये क्या बाइनोमियल टर्म है, इसका एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल थ्योरम को मैं बोलता हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या बोलता हूँ? बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो भैया देखो ये बाइनोमियल टर्म इसका एक्सपेंशन, बाइनोमियल टर्म इसका एक्सपेंशन, बाइनोमियल टर्म इसका एक्सपेंशन। तो देखो भाई आज मैं क्या कर सकता हूँ, आज मैं इस ट्रायंगल को मिटा सकता हूँ। देखो और देखो मैं क्या कर सकता हूँ, a प्लस बी की पावर n, है ना, a प्लस बी की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ? सबसे पहले देखो कोएफिशिएंट क्या है? nc0। इसी के लिए भी कोएफिशिएंट क्या है? nc0। अच्छा, a की मैक्सिमम पावर यानी a की पावर n और b की पावर 0। फिर क्या करना है? nc1 a की पावर n माइनस 1, है ना, एक घटा n था और एक घटा या n माइनस 1 ऐसे b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। सही बात है। प्लस डॉट 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 ncn a की पावर n माइनस n 0 और b की पावर। इस तरह से हम किसी भी बाइनोमियल को एक्सपेंड कर सकते हैं और इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन को भाई साहब बाइनोमियल थ्योरम कहा जाता है। आ रही बात समझ में? जल्दी से पॉज करके इसको नोट कर ले और किसी में भी आप दिखा देता हूँ, एक एग्जाम्पल भी शो कर देता हूँ। मान लो मेरे पास a प्लस बी की पावर 4 है तो मैं क्या लिखूंगा? 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0 प्लस, देखो मैं ये मिटाता हूँ, थोड़ा सा लंबा लिखता हूँ, प्लस 4c1 a की पावर 4 माइनस 1 3 b की पावर 1 4c2 a की पावर 4 माइनस 2 2 और b की पावर 2। देखो जी और देखो 4c3 a की पावर 4 माइनस 3 1 b की पावर 3 प्लस 4c4 a की पावर 4 माइनस 4 0 a की पावर 0 और b की पावर 4। सही बात है बच्चों? सही बात है। चलो 4c0 क्या होता है भाई? 1। nc0 क्या होता है? 1 हमने देखा था। तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर 4 b की पावर 0 1। 4c1 क्या होता है भाई? 4 होता है, a की पावर 3 b की पावर 1। 4c2 क्या होता है? 4c2 होता है हमारा 6 a की पावर 2 b की पावर 2। 4c3 क्या होता है भाई? 4 होता है, a की पावर 1 b की पावर 3। और ncn क्या होता है? 1 यानी 4c4 क्या होगा? 1 a की पावर 0 1 1 into 1 1 1 into b की पावर 4 b की पावर 4। देखो चेक करो a प्लस b की पावर 4, ये एक्सपेंशन पहले भी लिखा था, ये एक्सपेंशन लिखा था बच्चों, चेक कर सकते हो आप। तो इस तरह से हम इसकी सहायता से किसी भी बाइनोमियल का एक्सपेंशन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमें सीखना था आज, तो हमने ये एक्सपेंशन सीख लिया। क्या है? बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसी को हम मैथमेटिक्स में कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन आपने सीख लिया, ये बहुत काम देने वाला है पूरी फिजिक्स में। चलते हैं हम आगे, इसके बाद पॉज करके फटाफट नोट कर लो। चलो बच्चों, तो आप लोगों ने ये चीज़ नोट कर ली होगी, फिर हम चलते हैं आगे, है ना? कर लिया सभी ने नोट? मिटा दो, मिटा दो। तो चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, है ना? लास्ट क्लास में पढ़ा था स्लोप के बारे में। स्लोप हमने लास्ट में ये कहा था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, राइट? और आपको अगर ग्राफ याद हो बच्चों, तो ग्राफ कुछ मैंने इस प्रकार से बनाया, मैग्नीफाई करके एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनी थी, है ना? और ये मेरा x था और ये मेरा x प्लस डेल्टा x था। ये क्या था? मेरा y था और ये मेरा y प्लस डेल्टा y। ठीक है, तो हमने क्या कहा था? स्लोप क्या होता है भाई? tan थीटा होता है। तो ये वाली चीज हमने निकाली थी डेल्टा x और ये निकाली थी डेल्टा y और ये थीटा बोल दिया था। यहाँ से हमने बोला था tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x, और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? tan थीटा को ही स्लोप बोलते हैं, राइट? अब चूंकि ये डेल्टा x बहुत ज़्यादा छोटा था, तो हमने कहा था लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स
टेंड्स टू 0, लेकिन 0 नहीं होगा, है ना। लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और ये डिफरेंस जब बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए तो डिफरेंस नहीं होता बच्चों, क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफरेंशियल हो जाता है, डिफरेंशियल हो जाता है। और उसको हम क्या लिखते हैं, dy बाई dx। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो इस स्लोप को हम और कैसे लिख सकते हैं बच्चों। देखो दिस माइनस दिस इज डेल्टा वाई, तो हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई बाई डेल्टा एक्स को मैं डेल्टा एक्स, है ना। अब बच्चों एक चीज गौर, क्या गौर, देखो ग्राफ में मैंने बताया था हमेशा डिपेंडेंट फंक्शन का ग्राफ बनता है किसके रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट फंक्शन के रेस्पेक्ट में, यानी y डिपेंड्स ऑन x। हम क्या बोल सकते हैं इस ग्राफ से भाई, हम इस ग्राफ से बोल सकते हैं y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x, y जो है डिपेंड्स ऑन x, y इज ए डिपेंडेंट क्वांटिटी और वो किस पर डिपेंड कर रही है, x पे कर रही है। बच्चों आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, y डिपेंड्स ऑन x को बोलते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। अगर आप बोलते हो कोई किसी का फंक्शन है, मतलब वो उस पर डिपेंड करता है, y इज फंक्शन ऑफ x। तो भाई साहब इसको सिंबॉलिकली हम कैसे लिख सकते हैं, सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं क्या, y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। क्लियर है ना, y इज फंक्शन ऑफ x। अगर यहाँ देखो y प्लस डेल्टा y किस पर डिपेंड करेगा, x प्लस डेल्टा x पे, तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x एंड y इज फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज डेल्टा x टू डेल्टा x। क्यों, x क्या है मेरा इंडिपेंडेंट है, उसको हमने लिखा। लेकिन इस ग्राफ में हमारा क्या था भाई, डेल्टा x बहुत ज़्यादा छोटा था, उसको मैग्नीफाई करके हमने ये ग्राफ बनाया था, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्लोप इज इक्वल टू लिमिट, हमारा डेल्टा x से क्या था, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 था, उसको हम ऐसे लिखेंगे x। अब बच्चों इसको मैंने लिखा डेल्टा x माइनस fx बाई। अब देखो भाई जब डेल्टा x बहुत ज़्यादा छोटा है तो मैं इस डेल्टा x को, इस डेल्टा x, यही डेल्टा x है, मैं इसको क्या लिख देता हूँ, h लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, h। डेल्टा x, जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था तो वहाँ पे क्या करते थे, दो x के बीच का डिफरेंस को हाइट बोलते थे, 10 से 20, 20 से 30, 10 से 20 के बीच में 10 का डिफरेंस है, उसको आप h बोलते थे, हाइट बोलते थे। इसी तरह दो x के बीच के डिफरेंस को मैं h बोल देता हूँ यहाँ, सेम वे, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर डेल्टा x को मैंने h बोला तो ये क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h। और ये क्या भाई, ये क्या है, ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, एंड लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 को हम क्या लिखते हैं, dy बाई dx। तो यही है मेरा dy बाई dx। यानी जब स्लोप हम निकालते हो और x की वैल्यू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं dy बाई dx इक्वल टू ये। अच्छा, अभी मैं समझाऊंगा कि इसी चीज़ को डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, अभी समझाऊंगा क्यों कहते हैं डिफरेंशिएशन, इसकी भी कंसेप्ट होगा। सबसे पहले एक बार आप पॉज करके इसको नोट कर ले, फिर हम एक बार देखेंगे। जैसे हमने देखा था y इक्वल टू एक्स के लिए देखा था, y इक्वल टू एक्स के लिए कैसे देखा था, मान लो ये y इक्वल टू एक्स अगर आप ऐसे बनता है, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, हम क्या करेंगे 1 माइनस 2 2 1 ऐसे 3 3, चलो 1 माइनस 3, तो 3 माइनस 1 3 माइनस डेल्टा वाई, अगर मैं इसको निकालता हूँ डेल्टा वाई, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप देखो 2 और 3 माइनस 1, अगर ये डिफरेंस निकाला है यहाँ से भी ये डिफरेंस निकालना होगा तभी तो ये स्लोप बनेगा। देखो ना ये स्लोप बनेगा ना, है ना। तो ये कितना है 2 का और ये भी 2 का, 2 बाई 2 इक्वल टू 1, स्लोप कितना आया, बना है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी इसी तरह से देखेंगे कैसे हम स्लोप को जनरलाइज कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी देखा था हमने, तो मैं आज देखना चाहता हूँ y इक्वल टू एक्स की पावर m का, है ना। y इक्वल टू एक्स की पावर 1 का देखा था, y इक्वल टू एक्स की पावर 2 का देखा
y इक्वल टू एक्स की पावर n देखते हैं डायरेक्ट, और हमारे पास चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। आई होप सभी ने पहुंच करके नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से नोट करो यार। चलो बच्चों, तो आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा, है ना। एक बार नहीं नोट किया तो फिर से पॉज कर लो फटाफट। हाँ चलो शुरू करता। अब देखो भाई, मेरे को x की पावर में देखो एक फॉर्मूला मिल चुका है मेरे को, है ना। मेरे को उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को y की वैल्यू लिखो, x की वैल्यू लिखो, फिर डिफरेंस निकालो, फिर स्लोप निकालो। इससे बढ़िया तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये आ चुका है ना, ये एक फॉर्मूला आ चुका है। चलो x की पावर n देखते हैं। तो हमें क्या देखना है, y की वैल्यू क्या है, x की पावर n, यानी x की पावर n बाई dx। तो हम क्या करेंगे भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। जहां जहां देखो x की पावर n है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां x प्लस h हो जाएगा। जहां जहां x है वहां वहां x प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीधा लिख देता हूँ मैं, x प्लस h की पावर n, है ना, माइनस जहां जहां x है वहां वहां x ही होगा, ये क्या होगा, x की पावर है बाई h। आ रही बात समझ में। ऐसा तो 9th क्लास में भी आपने करा है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 2 होता, तो जहां जहां x होता वहां वहां 2 लिखते हैं। तो जहां जहां x है वहां वहां आपने क्या लिखा, x प्लस h, है ना। फिर यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां x, है ना। ठीक है, ठीक है। तो x की वैल्यू पहले क्या थी, x प्लस h थी, फिर x, है ना। समझ में आ रही बात। चलो अब क्या करते हैं, देखो ये बाइनोमियल आ गया हमारा, बाइनोमियल आ गया, है ना। ये क्या आ गया भाई, बाइनोमियल एक्सपेंशन आ गया। चलो बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन, x की पावर n सी 0 की वैल्यू 1, x की पावर 1 प्लस h की पावर 0 इंटू h की पावर 0, यही होगा। प्लस फिर क्या लिखेंगे, nc1, है ना, nc1 x की पावर 1, सॉरी h की पावर n माइनस 1, h की पावर 1, फिर nc2 x की पावर n माइनस 2, h की पावर 2, प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में क्या होगा बच्चों, h की पावर n, है ना। याद है ना, फर्स्ट टर्म क्या होता था, जो मैक्सिमम पावर होता पहला टर्म के साथ, और लास्ट टर्म क्या होता था, सेकेंड लास्ट टर्म के साथ, हाईएस्ट पावर, है ना। और ये लास्ट का ये क्या टर्म बचा, माइनस h की पावर n बाई h। देखो ये से ये कट गया। अब इन सब में से क्या करते हैं, h कॉमन ले लेते हैं। इन सब में से बच्चों क्या करते हैं, h कॉमन ले लेते हैं। एक मिनट, हाँ, h कॉमन ले लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, सब में से h कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या बचा, nc1 की वैल्यू कितनी होती है, nc1 की वैल्यू nc1 की वैल्यू कितनी, n, याद है ना भाई, अभी तो भी कराया था, n फैक्टोरियल बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, है ना। जैसे 3c1 की वैल्यू क्या होती थी, 3, 2c1 की 2। अगर नहीं भरोसा मेरे पे तो देख लो एक बाजी, एक बाजी, एक बाजी देख लो, है ना, एक बाजी देख लो, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, n हो गया, है ना। तो यहाँ पे nc1 को क्या लिखूंगा भाई, समझ में आई, nc1 इक्वल टू क्या लिखूंगा, n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, n फैक्टोरियल को मैं खोलूंगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे में भी n माइनस 1 फैक्टोरियल था बच्चों, दोनों कट गया, बच्चा हमारे पास n, यानी nc1 क्या हो गया भाई, n हो गया इंटू x की पावर n माइनस 1, x को कॉमन ले लिया, प्लस nc2 को ऐसे ही रहने देता हूँ, क्यों, मेरा मूड नहीं है सबको सॉल्व करने। चलो h, है ना, प्लस डॉट 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 h की पावर n माइनस 1 बाई h, क्लियर है। क्योंकि देखो h, एक h कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, h की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि इस h से इसको मल्टीप्लाई करके देखो ना, देखो गधो, यहाँ देखो, h की पावर n माइनस 1 इंटू h, क्या लिखेंगे, h की पावर n माइनस 1 प्लस 1, बोले तो ये कट गया h की पावर n, ठीक है। h अगर कॉमन लिया है इसको मल्टीप्लाई कर दो तो वापस h की पावर n बनना चाहिए, बन रहा है ना। चलो अब देखो ये h से ये h कट गया, है ना, हमारे पास क्या बचा,
लिमिट h टेंड्स टू 0 n x की पावर n माइनस 1 प्लस n c2 n की पावर n माइनस 2 h प्लस डॉट 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 h की पावर n माइनस 1। अब क्या करेंगे, h की वैल्यू क्या पुट करनी है बच्चों में, 0 पुट करनी है ना, क्योंकि h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट्स वी गेट, ये क्या हो जाएगा भाई, इसमें तो h है नहीं, इसमें h है 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस सब में h होगा, इसमें भी h लास्ट में भी प्लस 0, यानी सारे टर्म्स के बाद के क्या है 0, यानी हमारे पास क्या आ गया n x की पावर n माइनस 1, यानी dy बाई dx क्या आ गया, सॉरी d ऑफ x की पावर n बाई dx क्या आ गया भाई n x की पावर n माइनस 1। इससे अब देखो हमने जो जनरलाइज किया था बच्चों, हमने जो जनरलाइज किया था उसमें क्या किया था, देखो y इक्वल टू x था, इसका स्लोप क्या आया था 1 आया था, 1 आया था। जब हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था उसका स्लोप क्या आया था 2x आया था। अब करके देखो यहाँ पे भाई, अगर x की पावर 1 है, अगर x की पावर 1 है ना, y इक्वल टू x है, x की पावर 1 है, तो देखो हमें क्या करना है, पहले n लिखना है, n क्या है 1 और x की पावर 1 माइनस 1 इंटू x की पावर 0, x की पावर 0 वैल्यू 1, देखो स्लोप 1 आया है ना। अब जी समझ में आ रही होगी। अब यहाँ देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब dx स्क्वायर बाई dx करेंगे, तो देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम क्या करेंगे, 2x की पावर 2 माइनस 1 है ना, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर n माइनस 1, तो ये क्या हो गया 2x। बताओ आ गया, आ रही बात समझ में। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी अच्छा है हमारे पास ये, अगर किसी कर्व की वैल्यू निकालनी हो, स्लोप निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, x की पावर जो है इस वाले फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लेंगे। तो अब डिफरेंशिएशन सॉरी अब स्लोप निकालना और आसान हो गया, अब स्लोप निकालना और आसान हो गया है ना, इस तरह से हम स्लोप निकाल सकते हैं। अब बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं है ना। क्यों कहते हैं डिफरेंशिएशन अभी बताऊंगा, पहले आप पॉज करके वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर। चलो बच्चों, तो ये आपने समझ लिया कि स्लोप निकालना हो तो हम अब ऐसे निकाल लेंगे x की पावर जो भी हो, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से, जैसे साइन x का अगर निकालना हो तो पहले हम इस पर निकालेंगे, फिर हम इसको एक फॉर्मूला बना लेंगे। cos x का निकालना हो तो देखो जैसे साइन x का निकालना हो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, साइन x प्लस h माइनस साइन x बाई h है ना, और फिर वहां से हम इसको एक्सपेंड करेंगे और फिर वहां से हम निकाल पाते हैं साइन x का डिफरेंशिएशन, और बोलते हैं साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, साइन x का क्या होता है cos x होता है। उसी तरह से cos x का क्या होता है माइनस साइन x, और tan x का होता है sec स्क्वायर x है ना। sin x का ग्राफ cos x के बराबर है, ये तो याद करना पड़ेगा। चलो बच्चों, तो आप सबने नोट कर ही लिया होगा, तो चलते हैं हम आगे, और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस चीज को, इस स्लोप को हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। कैसे देखो, अब आएगा मतलब, देखो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, छोटे 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 टुकड़ों में बांट देना है ना। अब देखो मान लो ये ग्राफ है ना, मैंने इसके छोटे 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 इतने छोटे छोटे ये इतने छोटे छोटे टुकड़े करने, मान लो मैं मैग्नीफाइड बना इतना छोटा टुकड़ा, तो ये छोटा टुकड़ा बहुत छोटा हो गया। अब इस चीज का स्लोप निकालूंगा मैं है ना, इस छोटे टुकड़े का स्लोप निकालूंगा, मतलब इसको मैंने बराबर बराबर टुकड़ों में क्या किया, बांट दिया, बराबर बराबर टुकड़ों में बांट दिया, तो हर टुकड़े का अलग अलग स्लोप आएगा है ना। अच्छा मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन है ना, फिर ग्राफ का तो इस छोटे से टुकड़े का स्लोप में निकालना है ना, या मान लो कर्व भी होता तो कर्व भी होता, तो इस छोटे के टुकड़े का अलग स्लोप होता, इस छोटे टुकड़े का अलग स्लोप होता, इस छोटे टुकड़े का अलग स्लोप। डिफरेंशिएशन से क्या करते हैं,
बहुत ही ज़्यादा छोटे टुकड़े का हम स्लोप निकालते हैं, राइट, बहुत ही ज़्यादा छोटे टुकड़े का। अब देखो लगभग इस टुकड़े का और इस टुकड़े का स्लोप एक समान होगा, लगभग इस टुकड़े का और इस टुकड़े का लगभग एक समान होगा, है ना। तो ये जब हम किसी ग्राफ को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के, क्योंकि डिवाइड बाई dx तभी कहेंगे ना जब बहुत छोटा हो जाए, x बहुत छोटा हो जाए, राइट। तो हमने क्या किया, बहुत छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ दिया। बहुत छोटे टुकड़ों में तोड़ के जब स्लोप निकालते हैं, क्योंकि हम बहुत ही छोटे टुकड़े का स्लोप निकालते हैं, राइट, यानी ग्राफ को हमने छोटे टुकड़े में तोड़ दिया, राइट। अगर आपको मान लो यार, समझो यहाँ पर समझो, नहीं समझ में आ गया, ये ग्राफ है, इस पॉइंट का ग्राफ निकाले तो इस पॉइंट का स्लोप निकाल रहा है ना, टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट केवल एक ही पॉइंट पे टच करता है। स्लोप निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, टेन थीटा यानी टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट आपको पता है कि किसी भी ग्राफ को, किसी भी कर्व को केवल एक पॉइंट पे टच करता है ना, पॉइंट ऑफ टच। मतलब इतने छोटे पॉइंट का हम स्लोप बताते हैं। देखो यहाँ का स्लोप कुछ हो रहा है, यहाँ का स्लोप कुछ हो रहा है, तो हम जब स्लोप निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उस ग्राफ को, उस कर्व को बहुत ही छोटे में तोड़ देते हैं, फिर उस पॉइंट का हम स्लोप निकालते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे ग्राफ को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और हर पॉइंट का हम स्लोप निकाल सकते हैं, है ना। और एक बात सुनो बच्चों, अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है तो उसको मैंने क्या कहा है, डिफरेंशिएशन, है ना। अगर इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ दो तो क्या कहेंगे, समेशन, है ना। लेकिन समेशन हम कैसे कहते हैं, समेशन को हम ऐसे लेते हैं, एस को बिगड़ा हुआ फॉर्म बना देते हैं, और इसको हम समेशन ना कह के कह देते हैं इंटीग्रेशन। क्या कह देते हैं, इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, सारे छोटे छोटे टुकड़े को एक जगह क्या कर देना, इकट्ठा करना, है ना। सारे छोटे छोटे टुकड़े को एक जगह इकट्ठा करने को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इंटीग्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने क्या किया था, इस पूरे बड़े कर्व को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था इंटीग्रेशन में, सारे छोटे छोटे टुकड़ों को वापस से इकट्ठा करके। जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल, जैसे आपको एग्जाम्पल दिखा, ये पेज है, इस पेज को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देना, ठीक है। इस पेज को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से अब सेलो टेप लगा के सारे पेजेस को जोड़ दूंगा, है ना। मेरे पेज फट गए, है ना, मैं सबको अब क्या करूँगा, जोड़ूंगा, है ना। तो जोड़ लेना आप लोग, है ना। तो सारे पेजेस को मैं जब जोड़ दूंगा वापस से, तो ये क्या हो जाएगा, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ सारे को, अब सारे टुकड़ों को, कुछ टुकड़े नीचे भी गिर गए, उसको मैं उठा लेता हूँ, है ना। अब इन सबको क्या करूँगा, जोड़ दूंगा, ऐसे ऐसे करके जोड़ दूंगा, वापस से ये मेरा पेज बन जाएगा, है ना। जैसे मान लो आप गुस्से में कोई बुक फाड़ देते हो, है ना, उसके बाद उसको क्या करते हो, वापस से सेलो टेप से चिपका लेते हो, है ना। तो आपने क्या किया, जैसे ऐसे बन मत, ठीक है, जो यहाँ देखो, तो आप छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करोगे, जोड़ दोगे, है ना। जोड़ के क्या बन जाएगा आपका, वापस से देखो मैं जोड़ता हूँ, 2 मिनट लगेगा मेरे को जोड़ने में बच्चों। देखो मैं जोड़ता हूँ, सेलो टेप से जोड़ता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे पेज को वापस से जोड़ दिया बच्चों। मैंने पेज को क्या किया, वापस से जोड़ दिया, जो छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ा था उसको मैंने जोड़ दिया, वापस से मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, राइट। तो इंटीग्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन इज, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन क्या होता है ना। इन छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ दो वापस, तो हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन। क्लियर है। तो भाई साहब एक बात है, अगर मेरे पास 2x है ना, मेरे पास 2x उसको तोड़ने पे आया था, x स्क्वायर को तोड़ने पे आया था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, x स्क्वायर होना चाहिए, है ना। क्योंकि x स्क्वायर को जब हमने डिफरेंशिएट किया था, बोले तो इसका स्लोप निकाला था तो 2x आया था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, x स्क्वायर। आती है बात समझ में, है ना। वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर चलते हैं आगे।
चलो बच्चों, तो यहां से देखो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं उल्टा ऑफ डिफरेंशिएशन, बोले तो रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। स्लोप को मैं क्या बोलता हूं, डिफरेंशिएशन, क्योंकि मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। इसका उल्टा क्या होगा, डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन, है ना। और डिफरेंशिएशन का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब उन छोटे छोटे टुकड़ों को वापस से जोड़ना, है ना, वापस से जोड़ना, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन में हम कैसे लिखते हैं, मान लो किसी x y इक्वल टू x की पावर n लिखना, तो हम लिखते हैं dy बाई dx, राइट। इक्वल टू क्या आता है, जो भी आएगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जिसका उल्टा, है ना। मान लो यहाँ पे x की पावर n का हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। इंटीग्रेशन में हम क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ ये सारे टुकड़े, है ना, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर n। बच्चों अभी इसमें कुछ गलतियां हैं मौजूद, अभी इसमें कुछ गलतियां हैं मौजूद, है ना। मैं बताऊंगा क्या गलती है, पहले आप इसको एज इट इज नोट करो, फिर मैं ग्राफ बना करके मैं सारी चीज़ को जोड़ के दिखाऊंगा कैसे इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। पॉज करके नोट करो। चलो बच्चों, तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करता है ना, कैसे इंटीग्रेशन, ग्राफ से हम इंटीग्रेशन को समझेंगे बच्चों, है ना। हम कैसे समझेंगे, ग्राफ से इंटीग्रेशन को समझेंगे, राइट। चलो ग्राफ से समझते हैं, है ना। चलो, और फिर लास्ट में कुछ फॉर्मूले लिखाऊंगा बच्चों, जो फॉर्मूले आपको याद करने, और फिर हम चलेंगे वहीं पे जहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड पे थे, वहीं पे चलेंगे और देखेंगे उसका यूज यहाँ से क्या है ना। चलो बच्चों, चलो बच्चों यहाँ देखो, मान लो ये ग्राफ था मेरा, है ना। इस ग्राफ के मैंने क्या कर रखे थे, छोटे 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 टुकड़े कर रखे थे, है ना। ये पूरा ग्राफ चाहिए मेरे को, पूरा कर्व चाहिए, है ना। मैंने इसको क्या कर रखे थे भाई, छोटे 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 टुकड़े कर, है ना। इस तरह से टुकड़े कर रखे थे, कहाँ तक, यहाँ तक। मान लो ये ए से बी तक, है ना, ए से, आड़ी बात समझ में। ये पॉइंट को भी मान लेता हूँ, इस पॉइंट को भी मान लेता हूँ। ये वाला पॉइंट क्या होगा मेरा, एफ ए होगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, एफ बी। देखो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी, जब मैं x1 x2 ले रहा था, उसके बोला मेरे बच्चों को ए बी ले लो, मैं ए बी ले लेता हूँ, है ना, इससे। अच्छा, अब देखो ये छोटा सा जो मैंने लिया, ये क्या दिखता है, बहुत ही छोटा सा, बहुत छोटा, मतलब ये क्या है, लगभग लगभग एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, है ना। अगर ये a है तो ये क्या है भाई, a प्लस डेल्टा एक्स ये, है ना। या फिर मैं मान लेता हूँ कि चलो मैंने मैग्नीफाई करा है, मैंने क्या किया, मैग्नीफाई किया। अगर ये a है तो ये a प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, डेल्टा ए। या फिर मैं उसी तरह से ले लूँ बच्चों, चलो सिंबल ज़्यादा अच्छा रहता है, a प्लस डेल्टा एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा एफ एक्स और ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस, सही बात है। अब मेरे छोटे छोटे स्टेप्स को क्या करना है, ऐड करना है। एक काम करो यार, तुम लो, तुम ए और बी से खुश, ए और बी से खुश, तो ये एफ ए और एफ बी, खुश खुश। ये ए है तो मैं क्या कहूँगा, मान लो ये छोटी सी दूरी को मैं कहता हूँ डेल्टा एक्स, है ना, ए प्लस डेल्टा एक्स, बोलो सही बात है। इस तरह से सारे स्टेप्स को मेरे को क्या करना है, एडअप करना है। तो मैं क्या कहूँगा, ये पूरा कर्व निकालना है, पूरा अगर एरिया निकालना है ना, पूरा एरिया निकालना, पूरा मेरे को क्या निकालना है भाई, ये एरिया निकालना, एरिया अंडर कर्व, है ना। मेरे को क्या निकालना है, एरिया अंडर कर्व, है ना। तो मैं क्या करूँगा, ए इसकी कितनी है, लेंथ कितनी है, एफ ए, लेंथ कितनी है, एफ ए, ब्रेथ कितनी है, चलो मैं मान लेता हूँ डेल्टा है, डेल्टा है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ये, है ना।
उसी तरह से मान लो इसको मैंने मान लिया ये 1 है ना, इसको मान लिया 2 3, इस तरह से सारे मैं ऐड करते जाऊंगा। कहाँ तक ऐड करूंगा? FB तक, है ना। कहाँ तक ऐड करूंगा? देखो FB तक ऐड करूंगा भाई। हाँ बोल FB डेल्टा। अच्छा ये कैसे है? कंटिन्यूअस है। इसको हम क्या लिखेंगे? डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन। ये पर इसका एरिया है ग्राफ। हाँ एरिया आएगा, एरिया है ना। इससे हमारा ऊपर चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ I इक्वल टू n से 1 से n तक F1 डेल्टा A। मान लो A1 A2 A3 B को मैं बोलता हूँ AN, है ना। इस तरह से समेशन लिखूंगा और यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूंगा? A राइट है। अब चूंकि मेरा डेल्टा AI क्या है? बहुत ज़्यादा छोटा है ना। हम क्या लिख सकते हैं इसको? 0। एरिया को क्या लिख सकते हैं? लिमिट डेल्टा AI टेंड्स टू 0। ठीक है, तो उस केस में इसको ऐसे लिखेंगे I इक्वल टू 1 से m FAI डेल्टा। क्यों? क्योंकि ये मेरा टेंडिंग टू 0 है ना। और जब डेल्टा AI टेंड्स टू 0 हो जाता है तो इसको क्या लिखते हैं? D, छोटा d A लिखेंगे, है ना। अगर मान लो आप इसको x लेके चल रहे थे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अगर a लेके चल रहे हो तो a लिखोगे। जो भी आप सिंबल यूज कर रहे हो उसी को यूज करेंगे, है ना। तो मैं x ही लेके चलता हूँ, आपके लिए बेटर होगा। x1 है ना, xn डेल्टा xn, है ना। यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ xi डेल्टा xi, है ना। यहाँ पे क्या हुआ? xi और यहाँ पे डेल्टा xi और यहाँ पर भी। ठीक है भाई। हाँ यहाँ पर भी ये क्या लिखूंगा? x1 और ये xn, है ना। बोलो ठीक है xn। तो भाई साहब ये देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ इस समेशन को, बहुत छोटे छोटे हैं तो इस समेशन को हम क्या लिखते हैं? इस वाले समेशन से रिप्लेस करते हैं। और ये क्या है? fx है और ये dx, है ना। लेकिन कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक गए हम? 1 से लेके n तक गए। यहाँ पे लिमिट डाल रखा है 1 से n, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से n। अगर मान लो आप इसको कहते हो ये x से है तो आप कहोगे, और इसको कहोगे x भी कहोगे अगर, तो आप कहोगे a से b। अगर 1 से n कह रखा है तो 1 से n लिखोगे। अगर a से b कह रखा है तो a से b। आ रही बात समझ में? हाँ, तो यानी इंटीग्रेशन से हम एरिया अंडर कर्व निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में बच्चों? हाँ, है ना। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? पूरा एरिया अंडर कर्व मिल जाएगा। अगर मान लो मेरे को ये लेंथ चाहिए और ये चाहिए, मान लेता हूँ ये बहुत छोटा था, मैंने एक्सपेंड किया, है ना। तो ये लेंथ कितनी है? fxn माइनस fx1 है ना। xn पे मैंने क्या ले रखा? b ले रखा, तो fb माइनस fa भी लिख सकता हूँ मैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है? xn की वैल्यू क्या है? b है मेरी। xn की वैल्यू क्या है? b है। और x1 की वैल्यू क्या है? a है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ये पूरी लेंथ कितनी होगी बताओ? क्या? ये पूरी लेंथ कितनी होगी? xn माइनस x fb माइनस fa, xn माइनस, है ना। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो इनटू ये लेंथ कितनी है? पूरी की पूरी dx है, क्योंकि बहुत छोटा है ना, ये बहुत छोटा है। मैंने तो एक्सपेंड किया है, मैग्नीफाई किया आपके लिए इसको, है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाता है? fb माइनस fa, है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अरे बात समझ में? और dx जो आपने सॉल्व किया वो उठ करके ये आया। अरे बात समझ में? है ना। तो इस तरह से हम सॉल्व, मान लो हम इसको कई सारे बुकों में ऐसे भी लिखा होता है कि आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कोई gx आएगा, कोई gx आएगा। लेकिन कहाँ से कहाँ तक हमने इंटीग्रेट किया था? a से लेके b तक, तो इसको क्या लिखेंगे? gb माइनस, है ना। इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शन चेंज हो जाता है। इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शन चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने 1 से लेके 2 तक इसको इंटीग्रेट किया x स्क्वायर में,
या x की पावर n नहीं 2x x की पावर n या फिर 2x हो जाए 2x का आपको पता है किसका ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन था 2 की पावर x। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 2 तक। ये क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 और अगर ये ना यानी हम केवल 1 से लेकर 2 तक लिमिट हमने डाल दिया कि ये ऐसा ग्राफ है ना। हम x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 2 तक इतना ही इंटीग्रेट करें, बस इतना ही एरिया निकाल। अपने अगर हमने लिमिट नहीं डाली तो है ना। तो बच्चों और देखो दूसरी चीज, अगर आप डिफरेंशिएट करते हो एक चीज देखो x स्क्वायर प्लस 2 को अगर डिफरेंशिएट करते हो देखना मेरी बात है ना, तो आप क्या लिखोगे dx स्क्वायर प्लस 2 बाई dx। इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो, तोड़ दो, ठीक है। इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो, तोड़ दो। अच्छा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है बच्चों पहले से 2x होगा है ना। अच्छा अब यहाँ पे देखो x नहीं है, x की पावर 0 लिख सकता हूँ, x नहीं तो x की पावर 0 लिख दो, बात वही है 1 आ जाएगा। देखो तो यहाँ पर 2 है, क्या लिखते हैं पहले n फिर x की पावर n माइनस 1 एनीथिंग इनटू 0 0। ये क्या है 2x प्लस 0 बोले तो 2x। आ रही बात समझ में है ना। अब इसका इंटीग्रेट करने जाता हूं मैं क्या 2x और लिमिट नहीं देता, लिमिट मेरे को नहीं पता कहां से कहां तक करना है ना। 2x dx है ना, जो फॉर्म है उसी फॉर्म में लिखेंगे हम 2x dx। अब बच्चों आप तो इसका क्या लिख दोगे x स्क्वायर लिख दोगे, लेकिन हमने क्या बोला कि डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल होता है इंटीग्रेशन। x स्क्वायर प्लस 2 का अगर डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन भी इतना आना चाहिए है ना। तो इस केस में ये कांस्टेंट वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे c क्या लिखेंगे c। अगर लिमिट नहीं गिवन है, लिमिट गिवन होता तो c की वैल्यू हम निकाल सकते थे वहाँ से, वो आप अपन मैथ्स में पढ़ेंगे है ना, जब जरूरत होगी तब बताऊंगा। तो हमेशा याद रखना जब लिमिट ना हो तो प्लस c लिख देंगे, क्यों क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा 0 होगा है ना। लेकिन हम कहते हैं 0 का इंटीग्रेशन भाई c कर, 2 का इंटीग्रेशन c कर। किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। देखो मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट है ना। देखो इसमें x है नहीं तो हम क्या करते हैं अपनी मर्जी से x लिख देते हैं, कैसे x की पावर 0 लिख के है ना। अब देखो ये तो c है ना, और फॉर्मूला क्या होता है 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1 राइट, एनीथिंग इंटू 0 0। यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है बच्चों 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। आ रही बात समझ में सभी को है ना। तो ध्यान से समझें, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा याद रखेंगे, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा आप क्या लिखोगे 0 नहीं सॉरी 0 का इंटीग्रेशन, 0 का इंटीग्रेशन हमेशा क्या लिखोगे c, 0 का इंटीग्रेशन आप लिखोगे c। अरे बात समझ में nc नहीं, वैसे अगर मान लो 2x तो ये nc 2dx 2 का इंटीग्रेशन, तो भाई साहब 2 तो क्या है कांस्टेंट है, 2 तो क्या है कांस्टेंट है। देखो तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, फॉर्मूला पहले बनाना है, पहले क्या बनाना है फॉर्मूला बनाना है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला बनाया था क्या dx की पावर n बाई dx इक्वल टू nx की पावर n माइनस 1 आया था, बोलो। इसी तरह यहाँ पर भी फॉर्मूला बनाते हैं। देखो 2x का इंटीग्रेशन क्या था x स्क्वायर, अच्छा x का इंटीग्रेशन क्या होगा या 1 का इंटीग्रेशन x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता था, इसका क्या हो गया x हो गया है ना। लेकिन हमें कुछ पता नहीं है यहाँ पर लिमिट का, तो प्लस c डालना पड़ेगा जो समझाया अभी है ना। तो हम क्या देख सकते हैं भाई कि x की पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन करें, आ रही बात समझ में, तो हम इसको क्या कह सकते हैं s की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस, कैसे देखते हैं। देखो 1 है, 1 को हम क्या कह सकते हैं, ये जो 1 है ना, ये 1 मेरा x की पावर 0
है ना dx। अब देखो s की पावर 0 + 1 by 0 + 1 plus c, this becomes x plus 0 + 1 1, 0 + 1 1, है ना, लिख सकते हैं। उसी तरह से देखते हैं अगर हम क्या करें 2x का करते हैं। किसका करते हैं बच्चों? 2x का। यहाँ देखो 2x dx, यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर करता हूँ, इधर दिख रहा है, हाँ 2x dx। तो देखो 2 तो एज इट इज कांस्टेंट है, s की पावर क्या है 1, तो फॉर्मूले मैंने क्या बनाया s की पावर 1 + 1 by 1 + 1 plus c, यानी ये क्या हो गया 2x² / 2 plus c, x² plus c, यही क्या रखा हमने यहाँ पे 2x का इंटीग्रेशन x² plus c, है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आया भाई, x की पावर n = x की पावर n का इंटीग्रेशन ये। आड़ी बात समझ में क्लियर है सभी को? और ये भी पता चला c क्यों लिखते हैं, क्योंकि 2 था, 2 का हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लिए तो 0 आ गया, लेकिन वापस उसका इंटीग्रेशन करने गए तो 0 का तो क्या होता है इंटीग्रेशन c होता है ना। कि हमें पता नहीं कि 2 था या 3 था, क्योंकि हर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। 55 होता तो उसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाता 0 हो जाता है ना। तो बच्चों पॉज करके जल्दी से फटाफट इस सब चीज़ों को नोट कर लो आप, है ना। ज़्यादा डिटेल में मैं गया नहीं हूँ। मैथमेटिक्स वाले बच्चे जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो पहले पढ़ेंगे जैसे हमने डिफरेंशिएशन है जब फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था, वहाँ से ये फॉर्मूला निकाला था, है ना। जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इंटीग्रेशन में देखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल निकालेंगे, लेकिन वो हम करेंगे क्लास 12 में, है ना। वो हम करेंगे क्लास 12 में, जितना अभी फिजिक्स में जरूरी है उतना हमें अभी करना है, ठीक है। जल्दी से पॉज करके नोट करो। चलो बच्चों, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कुछ फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के आपको लिख देता हूँ जो आपको फिजिक्स में जरूरत है ना। बेसिस इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का मैं आपको बता चुका हूँ आज, है ना। और किस तरह से डिफरेंशिएशन का तो पूरा डिटेल में बताया है, क्योंकि आपको 11th में मैथ्स में भी पढ़ना है डिफरेंशिएशन। तो आप चाहो तो चैप्टर 11 के क्वेश्चंस आप डिफरेंशिएशन के चाहो मैथ्स के तो कर सकते हो वहाँ से, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे क्या, वापस से आएंगे हम अपने इंस्टेंटेनियस स्पीड पे और देखेंगे चीज़ें क्या है वहाँ पे। चलो कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको लिख के फटाफट से दे देता हूँ, आप कल तक याद कर लेना। तो वैसे केमिस्ट्री की क्लास है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, कोई छुट्टी नहीं है। चलो अच्छा, कल संडे है, संडे की छुट्टी है, कंग्रेचुलेशन। कल टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट होगा ऐप पे। चलो हल्ला नहीं, चलो यहाँ देखो 4 5 6 डिफरेंशिएशन के पहले फॉर्मूलेस ये क्या होंगे, n x की पावर n-1, है ना। अगर मान लो मेरे पास दो टर्म्स हो x + y या फिर x + y, तो आप क्या करोगे dx या u + v लिखोगे, बेटर रहेगा आपको u + v, है ना। तो du/dx + dv/dx, है ना। अगर मान लो du × v, दो जैसे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर दो, है ना। दो फंक्शन आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, जैसे मान लो x × sin x कर दो, है ना। तो क्या करेंगे हम, पहले u को कांस्टेंट लेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस v को कांस्टेंट लेंगे, u का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर मान लो मैं डिवाइड कर दूँ, प्लस माइनस में दोनों में एक ही चीज़ होती है, प्लस माइनस में दोनों में एक ही चीज़ होती है ना। मान लो दो फंक्शन है मेरे पास में, उसको डिवाइड कर दो, है ना। तो ये क्या होगा भाई, v du/dx माइनस u dv/dx बाई v²। हाँ, पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मान लो कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होने वाला है बच्चों, 0 होने वाला, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होने वाला, और 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना। तो मैं dc/dx लिखूंगा तो कहूँगा 0, है ना। d2/dx
2 क्या है, कांस्टेंट है, उसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। अच्छा आपके सामने अगर ऐसा हो कांस्टेंट इनटू a की पावर n dx, ठीक है, तो आप क्या कर लिखोगे इसको, k d की पावर a की पावर n by dx, है ना। मतलब कांस्टेंट को आपको बाहर कर देना है और जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन। तो ये फॉर्मूले हैं, इसके साथ कुछ और फॉर्मूले आपको याद रखने, कुछ और फॉर्मूले आपको याद रखने, फॉर्मूले भरपूर है, टेंशन नहीं है। मान लो a की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो ये होगा a की पावर x। अगर मान लो a की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो ये होगा a की पावर x log a। अगर मान लो आपके पास d sin x का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो इसका होगा cos x। अगला d cos x, तो यहाँ देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x। अगला देखते हैं d tan x by dx, इसका क्या होगा, sec स्क्वायर x। अगला देखते हैं बच्चों sin cos tan, अब आते हैं हम cot पे, cot x, इसका क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x। और भी फॉर्मूले बच्चों, यहाँ देखें d cosec x by dx। अच्छा इसका क्या होगा, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। और क्या बचा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बच्चों, sec x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है, सब आपको याद रखने होंगे इसी तरह से जैसे मेरे को 15 नंबर पे। अब आते हैं कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं बच्चों जैसे साइन इनवर्स x। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, है ना। इसका क्या होता है, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 16 d cos इनवर्स x, है ना। इसका क्या होता है, -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला है बच्चों d tan x, इसका होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे बात समझ में, ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने भाई। d log a में बेस कितना है, sec x, है ना। log a में बेस sec x का क्या होगा, sec x का क्या होगा, 1 बाई x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 90। अगला है हमारा d cosec x, -1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनवर्स था, हाँ cos सेकेंड इनवर्स x tan इनवर्स x, सॉरी इनवर्स सम इनवर्स। अच्छा अगला फॉर्मूला बच्चों भैया 1 मिनट 20 sec इनवर्स cot इनवर्स x dx, ये क्या होगा भाई, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लेकिन माइनस है ना। और भी फॉर्मूले हैं बच्चों, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे बेस बच्चों लॉग की बेस e, चलो लॉग पूछा है तो मैं आपको लॉग का भी इधर इंटीग्रेशन क्यों लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन लिखना है ना, क्या आप पागल हो गया बाई dx, है ना। अब देखो log x का डिफरेंशिएशन, log बेस e का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई x, 1 बाई x होगा, ठीक है। a की पावर x का लिख चुका हूँ, अच्छा और भी मैं आपको लिख के दिखाना चाहता हूँ, या पहले आप आज इतना ही याद करो, है ना, आज इतना ही याद करो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी फॉर्मूले लिखवा दूँगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी फॉर्मूले लिखवा दूँगा। अच्छा नहीं दिख रहा, अब दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी फॉर्मूले लिखवाऊंगा बच्चों। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूले सारे नोट कर लें, और आज के लिए आपकी क्लास यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में और आगे हम इसके देखेंगे, ठीक है। जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, क्योंकि वीडियो एंड हो चुकी है, अब ऐड आने वाला है।